Okay, Assalamu alaikum and good morning. Once again in the lecture of the series of the nursing research. अच्छा, yesterday हमने जो cover किया था कि what is the research design, सही है ना? अभी इसको revise करते हैं. क्या है research design? If I ask a question कि what is the research design? Research project. Okay. Anyone else? ओके और सही है जो आपने yesterday जो हमने पढ़ा था कि it is the blueprint of the research project. Actually it is the overall the structure planning of the research, how you will go to conduct the research study research project. एक ओवरऑल जो प्लानिंग होती है स्ट्रक्चरल शेप में या लेआउट के अंदर कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे कंडक्ट करना है, तो वो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जो है ना रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू से आप एप्लीकेबल करते हो. क्लियर दैट? तो हमने कल ये पढ़ा था कि रिसर्च डिज़ाइन इज डिवाइडेड इन टू मेन टाइप्स. एक है ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन. सही है ना? अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन क्या है? कल हमने पढ़ा था सर जिसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं करती. एक बोले जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी कंडक्ट करते हैं. गुड. कोई एक्सपेरिमेंटेशन कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती. हाँ, प्लीज. Observational study design is a type of study design in which we conduct a research project or research study in a natural setting without using the intervention. इसमें कोई इंटरवेंशन हम यूज नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, जस्ट टू ऑब्जर्व एंड असेस. ठीक है ना? आपने ऑब्जर्व किया, असेस किया एंड द रिसर्च क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड. ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन द हाइपोथेसिस जनरेट इन योर माइंड और उसकी बेस पे आप हाइपोथेसिस बनाते हो और उस हाइपोथेसिस को प्रूव करते हो ए साइंटिफिक वे में विदाउट एनी यूजिंग द इंटरवेंशन और एक्टिविटी. ठीक है ना? तो उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन. ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two types. The one is called डिस्क्रिप्टिव. okay. One is called descriptive study design. And the second one is analytical study design. Study design. Good. ये जो रिसर्च डिजाइन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल है. वो जो आप पढ़ेंगे ना, दिस इज द टाइप्स ऑफ द स्टडी डिजाइन व्हिच इज बाय द मेथड. वो मेथड के लिहाज से है. ठीक है ना? वो मेथोडोलॉजी है, वो स्टडी डिजाइन नहीं है. स्टडी डिजाइन जो है ना वो मेथड के लिहाज से दो टाइप्स है. ठीक है ना? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड द मिक्स्ड मेथड. ठीक है ना? वो मेथड्स हैं. वो आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें ऑब्जर्वेशनल में भी आ सकती है, आर्टिकल में भी आ सकता है. ठीक है ना? आप उसको क्वांटिटेटिव मेथड में भी कर सकते हैं. ये सारी स्टडी डिजाइन जितने भी है ना ये क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू से. ठीक है ना? जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वांटिटेटिव मेथड है. अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन. नाउ the observational study design is further divided into two main parts. The one is called the descriptive study design and the second one is called the analytical study design. Descriptive study design की क्या definition थी? कल मैंने आपसे बताया था आपको. सर इसमें भी ये जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंडक्ट की जाती है. उसमें कोई प्रूव है ये भी नेचुरल में ही होगा. लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव में कोई प्रूव हाइपोथेसिस नहीं Yes. होता. Descriptive study design में good. Descriptive study design में is a type of the observational study design in which you just go to collect the information and summarize or organize the information or the data and then you will go to come up with the concrete result. ठीक है ना? Without to prove the hypothesis. इसमें कोई hypothesis की जरूरत नहीं होती descriptive study design में. Okay? And the descriptive study design is further divided into इसके फिर again 3-4 टाइप्स हैं. इसमें एक और बात भी थी कि इसमें जो डाटा प्रेजेंटेशन
यस गुड, आपको अभी याद हो गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन में जब आप डेटा या इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और उस डेटा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और समराइज करने के बाद जब रिजल्ट, कंक्रीट रिजल्ट जब डिस्प्ले करते हैं, डिस्क्राइब करते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो किस में? परसेंटेज में, एक नंबर्स में, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज। तो इसमें जो किस में कर रहे थे हम? परसेंटेज में, नंबर्स के अंदर और फ्रीक्वेंसी के अंदर, प्रोपोर्शन इज द सेम जस्ट लाइक प्रोपोर्शन की जो है ना वो परसेंटेज को ही कहते हैं। क्लियर? सो नाउ हमने यस्टरडे पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन के फर्दर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, टाइप्स है। नंबर 1 इज सर्वे, ये हमने कल पढ़ा था डिटेल के साथ कि सर्वे क्या होती है। और आप एक काम कीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, पहले भी आपको बायोस्टेट्स में शायद मैंने बताया हो, आप हेल्थ डेमोग्राफी सर्वे है ना 2021, 2017 में ये स्टडी कंडक्ट हुई थी। हम पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जो है ना एक डेमोग्राफी सर्वे होता है, हेल्थ डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे। ये 2017 में कंडक्ट हुआ और 2020 में पब्लिश हुई है। ये आप इसका डाउनलोड कर लें, पूरा डाउनलोड तो ना करें, पूरा जो है ना इसकी जो है ना वो तकरीबन 2000 पेजेस है। आप सिर्फ उसकी जो है ना फैक्ट शीट है ना, फैक्ट शीट वो 8-10 पेजेस का है, 10-15 पेजेस का है, वो फैक्ट शीट जो है ना आप डाउनलोड कर लें। फिर हम उसमें वो सारा पूरे पाकिस्तान की जो है ना सर्वे की गई है उसमें, और हेल्थ सर्वे और डेमोग्राफी सर्वे की गई है, ठीक है ना। और इज फंडेड बाय द यूएसएड और वर्ल्ड पॉपुलेशन वालों की तरफ से फंडिंग की गई थी। तो उसमें आप ये देखिएगा उस सर्वे में तो हमारा पॉपुलेशन क्या है, उसमें मेल का प्रोपोर्शन कितना है, फीमेल का प्रोपोर्शन कितना है, एक्चुअल हमारी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन कितनी है। और फिर उसमें आप वो भी देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड्स, पॉपुलेशन पिरामिड्स में क्या चेंजिंग आई है, ठीक है ना। आप 90 की जो है ना पॉपुलेशन पिरामिड देखिएगा और अभी पॉपुलेशन की पिरामिड देखिएगा, ठीक है ना। पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा है ना आप लोगों ने एपिडेमियोलॉजी में? नहीं पढ़ा है? ओके, एनीवे पॉपुलेशन पिरामिड्स आप देखिएगा। पॉपुलेशन पिरामिड्स जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन पिरामिड होती है ना वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे डेवलप कंट्रीज होती जाती है तो वो टावर शेप की होती जाती है, और डेवलप कंट्रीज की बिल्कुल टावर की तरह है। व्हाई? सो ये चलो फिर क्वेश्चन बाद की बातें हैं। सो इन द सर्वे, एक तो हमने पढ़ा था सर्वे होती है, इसकी दूसरी क्या होती है? केस स्टडी। एंड द केस सर्वे इज जस्ट लाइक द क्रॉस सेक्शनल, ठीक है ना। केस स्टडी पढ़ा था हमने, फिर केस सीरीज बताया था आपको, एंड the third one is a ecological study, and then the cross sectional. ओके, सर्वे जो हम कंडक्ट करते हैं, जैसे आपको कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जब सीएचएन में थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जब आप जाते थे सर्वे करते थे किसी भी विलेज का, सही है ना, तो उसमें ये देखते थे कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है, मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन कितना है, मकान कैसे बने हुए हैं, कच्चे हैं पक्के हैं, ठीक है ना, और वाटर का रिसोर्सेज कैसे हैं, वेल से लेते हैं, रिवर से लेते हैं या हैंड पंप लगे हुए हैं, यही था ना। गलियां क्या कच्ची थी पक्की थी, ड्रेनेज था कि नहीं था, सेवरेज सिस्टम था कि नहीं, स्कूल कौन से थे, मिडिल था, प्राइमरी था या कॉलेज था, ठीक है ना। सो दिस इज द ऑल दी, और ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों की जो है ना ऑक्यूपेशन क्या थी, फार्मर थे, एग्रीकल्चर में थे या किसी फैक्ट्री में जॉब्स करते थे, सही है ना। और आपने ये भी देखे थे फैक्ट्री के आसपास कौन सी किस किस्म के जो है ना कारखाने लगे हुए थे, ये भी देखते थे। So these all comes in the class 6 में स्टडी अब आते हैं इस पे
फिर हमने पढ़ा था केस स्टडी पढ़ा था। केस स्टडी जो है ना, एक स्टडी की जो है ना इन डेप्थ हम स्टडी करें। केस स्टडी इज द first case which is exposed in any local area, and the researcher or the investigator investigate that study, particular study in the depth way. उसकी etiology, उसके causes, उसके factor, उसकी population, सारा चीज जो है ना उसकी in depth study की गई, lab investigation किया गया। This is all is come up in the case studies। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कोविड-19 आया था, फर्स्ट केस जब 2020 के अंदर हमारे पास जो एक्सपोज हुआ, तो उसकी फर्स्ट केस कोरोना की जो है ना किसी ने इन डेप्थ स्टडी की, तो बड़ी केस स्टडी होगा। एंड दिस केस स्टडी इज क्यों करते हैं केस स्टडी को? केस स्टडी उसकी जो फर्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को, आउटब्रेक कैसे हुआ, कैसे किस तरह उसके इन्वेस्टिगेट हुआ, कहाँ से जो पर्सन ट्रेवल करके आया और उसने यहाँ पर कैसे जो है ना स्प्रेड किया। सही है ना? और इसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी टू पब्लिश। आपने एक ही केस लिया, उसकी इन डेप्थ स्टडी करके और उसको पब्लिश कर दिया जर्नल में। नाउ द केस सीरीज ये होता है कि सेम केस लेके उसी सिमिलर टाइप के केसेस आने से, कोविड जब पहले आया और कोविड के ही आपने 8, 10, 15 उसकी केस कोविड की जो है ना केस स्टडी करना शुरू कर दिया। अभी जैसे मिसाल के तौर ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस आएगा, अभी तो पाकिस्तान में नहीं आया, अफ्रीका में है। अगर पाकिस्तान में आ जाता है ओमिक्रॉन को, फर्स्ट केस को इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो वो केस स्टडी बनेगा। फिर ओमिक्रॉन का जो है ना नेक्स्ट 10-15 केसेस आएंगे, तो केस स्टडी केस सीरीज जो है ना इट इज अ स्टेप अहेड ऑफ द केस स्टडी। मतलब केस सीरीज जो है ना केस स्टडी की ही जो है सीरीज है। उसी तरह का ओमिक्रॉन के 10-15 केसेस आए, आपने इसको फाइंड आउट किया। फिर हम क्यों करते हैं केस सीरीज? बिकॉज टू फाइंड आउट कि जेनेटिक मेकअप चेंज तो नहीं हुआ, म्यूटेंट तो नहीं हुआ, वेरिएंट तो नहीं आया। हो सकता है फर्स्ट केस में ओमिक्रॉन 1 आया और आपने केस सीरीज 10, 15, 20, 25 की केस सीरीज की स्टडी की, साइंटिफिक स्टडी किया, रिसर्च किया, तो हो सकता है ओमिक्रॉन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 निकल आए। ओके, सो व्हाई वी डू द केस सीरीज? एक तो चलो ये होगा जेनेटिक मेकअप, और क्या होगा? ये तो चलो हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो तो हमने पढ़ लिया था, कल भी पढ़ा था, पीटीपी, टाइम प्लेस पर्सन के लिए। बेनिफिट क्या होगा ओवरऑल? इम्यूनाइजेशन के लिए सर, फिर वैक्सीन क्या करेंगे, जेनेटिक में। यस, गुड। देखा ना, आप जब केस स्टडी आपने कर लिया, ओमिक्रॉन आया, और हो सकता है आपने ओमिक्रॉन की फर्स्ट टाइप की, उसमें टाइप 1 आया हो, और आप टाइप 1 की जो है ना वैक्सीन लगा रहे हो, फिर भी ओमिक्रॉन के जो है ना वो केसेस कम नहीं हो रहे। व्हाई? बिकॉज आपने जब केस सीरीज किया तब उसमें पता चला टाइप 2, टाइप 3 भी आया, तो आप वैक्सीनेशन में चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है ना? प्रिवेंशन और कंट्रोल में जो है ना आपको हेल्प आउट हो जाएगी केस सीरीज में। ओके, नाउ द फोर्थ हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी जो होती है अगेन इज अ टाइप ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन, ओके, इन व्हिच वी कंडक्ट द स्टडी ऑन द इकोसिस्टम, कि आपका जो एनवायरनमेंट का जो इकोसिस्टम है वो आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट कर रहा है। एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते थे ना, स्टडी अबाउट अपॉन द पीपल्स, यही है ना, स्टडी अपॉन द पीपल करते थे ना, और उनका हेल्थ रिलेटेड स्टेटस को जो है ना फाइंड आउट करते थे, एंड जस्ट कंट्रोल द डिजीजेस, और उसमें डिजीज को कंट्रोल करते थे ना। तो इकोलॉजिकल स्टडी में भी यही होता है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या आते हैं। जैसे कोविड के अंदर आपने देखा था कि कोविड में जो है ना जो लॉकडाउन हुआ, उससे जो है ना आपकी ग्लोबल की जो टेम्परेचर है वो रिपेयर हुआ, ऐसी और क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट हो रहा है, सही है ना, ग्रीन हाउस की जो है ना जो से क्या इफेक्ट हो रहा है, जो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सही है ना, एंड और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उससे भी जो है ना आपके एनवायरनमेंट में जो है ना इफेक्ट आ रहा है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इफेक्ट हो रहा है, व्हीकल्स ज्यादा आ गए रोड पे, सही है ना, व्हीकल्स से, क्लियर, एंड देन स्मोक
कभी जो हमारे जो अभी जो विंटर सीजन आता है, पहले तो फॉग होता था, अब फॉग से वो स्मोक में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि व्हीकल्स इतने ज़्यादा हैं, कारखाने इतने ज़्यादा हैं, जो डस्ट और जो स्मोक है वो फॉग के साथ जो है ना मर्ज हो जाता है एंड इज़ अ मोर डेंजरस। पहले फॉग लेते थे तो सिर्फ क्लीन एयर ही था ना, आप जो है चलो उसमें ह्यूमिडिफिकेशन तो ज़्यादा थी लेकिन कम से कम क्लीन एयर तो जा रही थी ना, लेकिन अब क्या है वो स्मोक है, उसके अंदर डस्ट भी है और क्या कहते हैं धुआं भी है, और वो जाके रिस्पायरेटरी जो है ना डिजीज ज़्यादा हो रही है। सर इसीलिए आजकल आरटीआई की केस आरटीए नहीं, आरटीआई आरटीआई रोड ट्रैफिक सही। नाउ कल हमने ये डिटेल के साथ इकोलॉजिकल सिस्टम हमने पढ़ा था, सही है ना, इकोलॉजिकल स्टडीज, सही है, और इसमें भी आप जो है ना एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, और भी बहुत सी है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन भी होती है, वाटर, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन, ये भी जो है ना इकोलॉजिकल स्टडीज में आती है। इवन दो आप ये स्टडी करें कि वाटर के अंदर जो है ना कि कौन सी मिनरल्स जो है ना ज़्यादा हो रही है, कौन सी जो है ना मेटल या केमिकल जो है ना ज़्यादा हो रहा है, जिस लगेगा कि कम इकोलॉजिकल स्टडीज, सही है। नाउ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन इज अगेन द टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन। Cross sectional study design is the only one study design which is included in the descriptive study design, and also it is included in the analytical study design. Clear? Analytical study design में क्या करते हैं हम, hypothesis और research question और hypothesis को prove करते हैं। We analyze the relationship between the variables, relationship देख रहे होते हैं variables को, और hypothesis और research question को प्रूव करते हैं एनालिटिकल स्टडी डिजाइन में। ये जस्ट मैं ओवर ब्रीफ दे रहा हूँ, फिर हम हर एक को जो है डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन जो है इट इज द स्नैपशॉट ऑफ द स्टडी डिजाइन, इट इज द स्नैपशॉट of the causes and outcome। इसमें आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कमरे में खड़ा हूँ और मैं पिक्चर ले लेता हूँ, तो इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक सारे इसमें आ जाएंगे, ऐसी है ना। तो स्नैपशॉट स्टडी डिजाइन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें काजेस और आउटकम को एक ही साथ जो है ना मेजर करते हैं। क्या करते हैं? एक ही साथ, आउटकम, काजेस या फैक्टर जो भी हुआ, रिस्क फैक्टर्स, सेम टाइम और इसके आउटकम, आउटकम हो गया, इफेक्ट्स हो गया, ठीक है ना। वी आर मेजरिंग एट द सेम टाइम, सो इट इज कॉल्ड द स्नैपशॉट। काजेस एंड आउटकम को एक ही साथ मेजर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर द एग्जांपल, अगर आप जाते हैं और स्टडी करते हैं कि निडलिस्टिक इंजरीज और, ठीक है ना, एंड द प्रैक्टिसेस निडल अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के वो फैक्टर्स कि अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हो गई है, और साथ साथ निडलिस्टिक इंजरीज। अब NSI निडलिस्टिक इंजरीज आपका क्या है, आउटकम है, और आप फैक्टर किसके फाइंड आउट कर रहे हैं, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के, ठीक है ना। तो अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के क्या है, आपके फैक्टर्स हैं, और निडलिस्टिक इंजरीज आपका क्या है, आउटकम है, और दोनों को आप एक साथ ही मेजर कर रहे हैं। आप चले जाएं मतलब वार्ड में, और नर्सिस, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के साथ, ठीक है ना, OT में आप जाके डेटा ले लें, और आप जाके इमरजेंसी में जाके डेटा ले लें, और जनरल वार्ड में ले लें, OPD में ले लें, जहाँ पर वैक्सीनेशन होती है वहाँ पर ले लें, लैब वालों से ले लें, तो उनसे वो फैक्टर फाइंड आउट करें कि किस वजह से जो है ना आपको निडलिस्टिक इंजरीज हुई।
पिछले 3 मंथ्स में 4 मंथ में कितने निडलिस्टिक इंजरीज। अच्छा, निडलिस्टिक इंजरीज की आउटकम की भी जो है ना फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं कि कितना हुआ उनको, 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ या 3 टाइम्स हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। हुआ है तो फिर कितने टाइम्स हुआ है, ठीक है ना। फर्दर उसकी और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अच्छा, निडलिस्टिक इंजरीज के फैक्टर्स क्यों फाइंड आउट करोगे, उसमें तो आपका एज, सेक्स, ठीक है ना, वो आ जाएगा। दूसरी क्या आ गई, एज से क्या फायदा होगा, हो सकता है जो ओल्डर एज हो उनमें ज्यादा हो सकता है ना। और आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आप देखिएगा निडलिस्टिक इंजरीज की, अभी आप जाके लिटरेचर सर्च कीजिएगा, जो लोग ईआर में काम कर रहे हैं, जो लोग हाई डिपेंडेंसी एरिया में काम कर रहे हैं, या लोग जो ओटी में काम कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, वो ज्यादा हाई रिस्क पे हैं। आप अभी भी लिटरेचर जाके देखिएगा, दे आर द मोर प्रोन टू निडलिस्टिक इंजरीज और द शार्प आइटम इंजरीज। निडलिस्टिक नहीं, सिर्फ शार्प आइटम भी, जिसमें आप सर्जरी ओटी में जाएंगे तो स्टिचेस और सर्जिकल ब्लेड वगैरह से जो है ना वो इंजरी हो गई है उनको। और दूसरे हाउस कीपिंग वाले भी, स्पेशली हाउस कीपिंग वाले, जब वो अगर वो प्रोटेक्टिव मेजर यूज नहीं कर रहे हैं, जब वो रेड ब्यूकेट को खाली करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो हो सकता है उनको निडलिस्टिक इंजरीज हुआ हो, शार्प आइटम इंजरीज हुआ हो। और प्रॉपर जो है ना, हम जो है ना वो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर ब्यूकेट में नहीं डाल रहे हो, मतलब शार्प आइटम को उठा के हमने ग्रे में डाल दिया, उसने ग्रे से उठाया, उसने चलो सब समझा, हाउस कीपिंग वाले समझा इसमें जो है ना लीलन होंगे, हो सकता है उसमें शार्प आइटम हो, निडलिस्टिक इंजरीज हो, या हो सकता है उसमें नीडल हो, या हो सकता है कैनुला पड़ा हो और उसको इंजर्ड कर दे, निकल आते हैं। सो ये जो फैक्टर्स हैं, और दूसरी बात क्या फैक्टर हो सकते हैं, रीकेपिंग हम करते हैं। तो इसलिए आजकल फिर रीकेपिंग से क्या था, बहुत सी स्टडीज हुई है, रिसर्च हुआ है, इवन मेरा भी अपना स्टडी है, रिसर्च है, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस अमंग द मेडिकल प्रोवाइडर के। उसमें भी ये कि रीकैपिंग में हमारे जो है ना, जब रीकैप करते हैं ना, तो उससे भी इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए फिर उन्होंने वन टेक्निक्स जो है ना, जो प्रोसीजर जो है लेके आए, अब वन टेक्निक को भी उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा डायरेक्ट कट कर दो, जैसे कि आपने कटर रखा हुआ है, कट करके डिस्पोज ऑफ कर दो। कटर इसलिए रखा है, वन टेक्निक से तो आपकी अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, एनएसआई कम तो हो रही है निडलिस्टिक इंजरीज, लेकिन फिर क्या हो रहा है, जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो ना, हॉस्पिटल डिस्पोज ऑफ, वो फिर क्या रीसाइक्लिंग होके आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने कि वन टेक्निक के करने के बाद उसको डायरेक्ट जो है ना आप नीडल कटर से कट कर दे, ताकि रीसाइक्लिंग में दोबारा वो सिरिंज, जो आपको पता है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान है, सेम वही उसको वॉश करके रीपैकिंग करके और स्टरलाइज, थोड़ा सा स्टरलाइज किया और उसको वापस रीकैप करके ला के भेज देते हैं। और पब्लिक सेक्टर में ऐसे यूज होते हैं ऐसे सिरिंजेस, आपने खुद देखा होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आप जब पिस्टन दबा रहे होते हो सकता है वो नीडल में वाटर नहीं जा रहा है, मेडिसिन नहीं जा रही है, साइड से निकल रहा होता है। या आप जब नीडल, ब्लड स्टैंड भी पाया गया ना, देखिए ये देखिए ना क्लिनिकल प्रैक्टिस। सर वो ग्लव्स भी होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स, वो भी जो कचरा होता है अगर उसमें से वो चुन रहे होते हैं आपको, हाँ वो अलग अलग सेग्रीगेट्स होता है। और वो कहते हैं ना कि जब आप फेंके तो उनको टीयर कर, इंसिनेटर आपका चल रहा है हॉस्पिटल का। सो व्हाट इज दिस, अगेन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली जो है यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। सो अब ये क्या है, अब स्नैपशॉट स्टडी में क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर, ये पॉजिटिव फैक्टर्स और आउटकम को हम एक साथ जो है मेजर करते हैं। ओके, सो द क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन इज द ओनली वन स्टडी डिजाइन which you can conduct by the descriptive way and you also can conduct in the analytical way. शॉर्ट टाइम के लिए होती है ये स्टडी, मतलब ड्यूरेशन जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये हम क्यों करते हैं सर? क्यों करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन? इसलिए करते हैं कि इट इज द एक तो ये होता है बड़ा इजी होता है, छोटे टाइम में पीरियड में भी हो जाता है। दूसरा ये होता है इट इज वेरी फिजिबल बिकॉज you can measure the causes and also you can measure the outcome at the same time.
केस कंट्रोल और कोहार्ट में जो है ना आपको टाइम चाहिए, जब तक वो जाके हम आगे पढ़ेंगे ना। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्टडी डिजाइन। ओके, नाउ द एनालिटिकल स्टडी डिजाइन इज फर्दर 3 टाइप्स। ओके, ये हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, फिर इसको हम एक पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट द ओवरव्यू इन द डायग्रामेट्रिक और इन द लेआउट ऑफ द स्टडी डिजाइन। सही है। एक तो इसमें हो गया क्रॉस सेक्शनल हो गई। मैंने आपको बताया कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन इज द ओनली वन स्टडी डिजाइन in which you can conduct in a descriptive way and you can also conduct in the analytical way. The analytical study design is the study design in which you prove your research question and hypothesis in an analytical way, and you prove your research hypothesis and research question by the किस तरीके से प्रूव करते थे? स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते थे, या टी टेस्ट लगाओगे या जी टेस्ट लगाओगे। आपका टी कैलकुलस, जी कैलकुलस, काई कैलकुलस पढ़ा था ना हमने। ये सारे अगर आपके क्रिटिकल वैल्यू में, क्रिटिकल रीजन में अगर फॉल करेंगे, देन यू कैन से कि आपका हाइपोथेसिस जो है ना, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अगर वो उसमें नहीं फॉल हो रहा है क्रिटिकल एरिया में, देन यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा था ना। yes. तो टी टेस्ट, जी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है ना, काई स्क्वायर, एनोवा, एनकोवा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो भी आप लगाएंगे उसका जो वैल्यू जो आएगा। एक तो ये था मेथड कि हमने क्रिटिकल के वैल्यू से जो है ना मेजर। दूसरा हमने स्टैटिस्टिकल मेथड क्या यूज किया था? पी वैल्यूज। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, लेकिन सिग्निफिकेंट आ रही है या हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है, 0.05 से कम आ रही है उसकी वैल्यू, तो वो क्या होगा था? हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे थे? रिजेक्ट कर रहे थे। अगर 0.5 से अगर ज्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 0.4 आ रहा है या 0.1 आ रही है, 0.2 आ रहा है, देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एक ये मेथड था, ठीक है ना। 2 मेथड लिखे थे, पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा हमने क्या किया? पी वैल्यू। तो एक तो इसमें हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दूसरा क्या है इसमें? कोहार्ट स्टडी डिजाइन, एंड द लास्ट वन इज द केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। कोहार्ट इज फर्दर divided in 2 types. Okay, prospective cohort and retrospective. Cohort study design. Cohort study design. सर एक और भी क्या है? सर वैसे मेरे जहन में आया लॉन्गिट्यूडिनल जो स्टडी होती है वो कौन सी? क्या? लॉन्गिट्यूडिनल बताता हूँ मैं। आते आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Now the cohort study design is the types of the analytical study design. Cohort क्या है? Analytical study design. Cohort जो है ना, ग्रीक वर्ड cohorts से निकला हुआ है। किससे निकला है? Cohorts. Cohorts का मतलब है सोल्जर्स, फॉलोअर। जैसे सिपा सालार जा रहा होता है ना आगे, उसके पीछे जो है ना फौज की जो है ना वो बटालियन होती है, वो उसको जब फॉलो कर रही है तो उसको कोहर्स कहते हैं। एंड दिस दी फॉलोअर्स, जो सिपा सालार को, जो ग्लेडियर को, जो सोल्जर की बटालियन है उसको फॉलो कर रही है तो उसको कहते हैं कोहर्स। इसलिए इसका नाम लिखा है कोहार्ट स्टडी डिजाइन। कोहार्ट का स्टडी डिजाइन मींस टू फॉलो। अब कोहार्ट स्टडी डिजाइन इसके जो है ना 3-4 नेम, ठीक है ना। एक तो इसको कहते हैं कोहार्ट स्टडी डिजाइन, second one is follow up study design, okay. The third name is longitudinal study design, ठीक है ना। and then the concurrent concurrent, इसकी स्पेलिंग देख दी है, concurrent की स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग करें concurrent की
देख शायद CON है concurrent concurrent CUN है CU आएगा concurrent study है। ठीक है ना, क्या नाम होते हैं? 4 नेम्स हो गए। कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन कह दो, इसको फॉलो अप स्टडी डिजाइन कह दो, या इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन कहो, या फिर इसको कंकरेंट स्टडी डिजाइन कहो। ओके, these are the 4 names for the cohort study design. Now one is called the prospective and the second one is the retrospective. Now what we do with the cohort study design? कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में हम करते क्या हैं? जैसे नाम से हमने कहा कि फॉलो अप लॉन्गिट्यूडनल, इसका तरीकेकार एक एग्जांपल देता हूँ। आज आपने 20 आपकी क्लास में से मैं 20 स्टूडेंट्स को जो है रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। 20 स्टूडेंट मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए, ठीक है ना, और रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद 20 मैंने जिसमें से उनको 2 डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, रैंडमली 2 डिवाइड कर दिए। एक मैंने एक्सपोजर, एक वो 10 लोग जो उनको 20 को मैंने 10-10 में जो है ना रैंडमली डिवाइड कर दिए। 10 लोग वो जो आज स्मोकिंग कर रहे हैं और 10 लोग वो जो स्मोकिंग नहीं कर रहे। सपोज 10 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिया वो स्मोकिंग कर रहे हैं, 10 लोग वो है जो आपके स्मोकिंग नहीं कर रहे। अब उनको 10 लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको आगे मैं फॉलो अप कर रहा हूँ तकरीबन 5 साल के लिए। मैं ये कहता हूँ कि इनको 5 साल में जाके COPD हो जाएगी या सपोज ब्रोंकाइटिस होगा, और 10 लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उनको भी फॉलो कर रहा हूँ कि इनको 5 साल में COPD या ब्रोंकाइटिस हो रही है कि नहीं हो रही। आप ये देखोगे कि जो लोग 10 लोग जिन्होंने स्मोकिंग कर रहे हैं उनको COPD 5 साल में नहीं हुआ, किसी को 3 साल में हो गया, किसी को 2 साल में हुआ, किसी को 4 साल में हो गया, किसी को 5 साल में हुआ, किसी को हुआ ही नहीं। लेकिन मेजॉरिटी 10 लोगों में से हो सकता है 7-8 लोगों को जो है ना COPD हो गई होगी, और जो नॉन स्मोकर थे उनमें से किसी एक को या 2 को हुआ होगा। वो लाजमी नहीं है स्मोकिंग की वजह से हो सकता है उनका कोई और वजह हो सकती है, और वो स्मोकिंग नहीं कर रहे। सो दिस इज दी फॉलो अप स्टडी। अब वो जो रिस्क फैक्टर्स को हम जाके कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहेंगे रिलेटिव रिस्क, उनके फाइंड आउट करेंगे। क्लियर दैट? वो फिर कल हम डिटेल के साथ उसमें पढ़ेंगे कि इसमें कोहॉर्ट के अंदर जो है ना रिलेटिव रिस्क जो है ना हम मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो। अब आप देखिएगा ये तो ये हुआ। अच्छा, एक और काफी क्लास में कर सकते हैं कि भाई मैं ये करूँ कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो 10 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिए कि रैंडमली सिलेक्ट किए कि वो डेली जो है ना एक्सरसाइज करते हैं फॉर 1 आवर्स, और सॉल्ट डाइट जो है ना, सॉल्ट जो है ना डाइट में कम ले रहे हैं, ठीक है ना, और अपनी लिपिड प्रोफाइल उन्होंने कंट्रोल की है, मतलब हाई डेंसिटी फूड नहीं ले रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी उन्होंने कम की। फिर 10 लोग ऐसे जो लोग जो है ना एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, जैसे हाई फैटी डाइट भी ले रहे हैं। आप उन 10 लोगों को 10 लोग आपके क्या हुए? कोहॉर्ट जो एक्सपोजर है, 10 लोग वो कोहॉर्ट जो नॉन एक्सपोजर है। इन दोनों को आपने फॉलो किया आगे 1 ईयर तक। आप क्या होगे 1 ईयर में इनको जो है ना 1 और 2 ईयर्स में या 5 ईयर्स में इनको कोई ISD नहीं होगी, डायबिटिक मेलाइटिस नहीं होंगे। आउटकम 2 भी रख सकते हो आप, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लाजमी नहीं है एक ही आउटकम। एक आउटकम में ये होता है कि आप इजीली जो है ना एक आपके 3 वेरिएबल्स हुए। क्या वेरिएबल्स हुए? 3 काजेस क्या हुए? एक्सपोजर, कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपोजर वो है जो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही है ना, और आपने उनको फॉलो किया कि उनके आउटकम 1 नहीं 2-3 किया है। एक उनको डायबिटिक नहीं होगी, और एक फिर उनको ISD नहीं होगा, और उनका लिपिड प्रोफाइल भी कम हो जाएगा और वेट भी कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। और आप उसको कहते हैं 1 साल तक,
2 साल भी कर सकते हैं, 1 साल भी। इट इज़ डिपेंड ऑन योर रिसर्च प्रोजेक्ट कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट पे कितने असर रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लोग डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटा और साथ वो साल्ट इंटेक कम कर रहे हैं और हाई डेंसिटी फूड भी नहीं खा रहे हैं, तो उन लोगों में जो है ना 2 साल तक आपने देखा उनका वेट भी रिड्यूस हुआ, लिपिड प्रोफाइल आपने चेक किया, उनका लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल रहा और उनका वेट भी रिड्यूस हुआ, नॉर्मल वेट पे रहा। ऐसी है ना, और BMI भी कम हो गई। और जिन लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में को अपनाया हुआ था और उन्होंने जो है ना हाई डेंसिटी फूड भी ले रहे थे, आपने उनको बताया नहीं है कि जैसे आप उनको आपने 10 साल में फॉलो किया, 5 साल में हो सकता है जब आपकी स्टडी में 1 साल पहले आपने स्टडी में उनको वो किया था, इंडक्ट किया था, तो उस टाइम उनकी वेट जो है ना वो हो सकता है 70 kg हो, 75 kg हो। जब 1 साल में जैसे वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और जो वो हाई डेंसिटी फूड ले रहे थे तो उनका वेट जो है 80 kg हो गया, लिपिड प्रोफाइल पहले नॉर्मल था और बढ़ गया। ऐसी है, BMI भी इंक्रीज हुआ, हो सकता है उनको 1-2 अजाना के अटैक भी हो, सही है ना, हाइपरटेंशन भी। तो दिस इज द कोहॉर्ट स्टडी। तो फिर हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका रिलेटिव रिस्क जो फाइंड आउट है। पहले आप रिस्क देखोगे इन एक्सपोज ग्रुप, एपिडेमियोलॉजी में किया था ये, क्या किया था सर? उसमें भी सर ने ये कहा था कि 2 ग्रुप्स लेते हैं, जैसे उन्होंने भी कैसे, मतलब स्टैटिकली बताओ ना सर। उन्होंने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यू मेडिसिन आती है हॉस्पिटल में, तो उसमें ये है कि हमने 5 पेशेंट लिए, कार्डिक की कर लें कोई भी, और 5 वो लोग लिए, 5 वो लोग पेशेंट लिए जिनको हमने वो ड्रग दी और उस पे उसके इफेक्ट्स देखे कि क्या होते हैं, और 5 मतलब उनका फिर डिजीज प्रोग्रेस या उसका आउटकम क्या है। फिर क्या निकला? और जो 5 पेशेंट थे वो इस तरह लिए कि उनको हमने नहीं दी वो मेडिसिन, लेकिन बाकी जो वो मेडिसिन ले रहे थे उसका इफेक्ट क्या है उन पे। तो दोनों के आउटकम्स को उन्होंने कहा था कि हम फिर मेजर करते हैं कि कौन सी बेटर रिस्पॉन्ड कर रही है। जी बोले सर 12 बजे तक पूरा कॉलेज चला गया, चला गया बरोबर। रिजॉल्ट कह रहा है। मैं खुद भी कह सकता हूँ। तो आप मुझे कह रहे हो कहने के लिए, इसलिए मैं सब कुछ कर। अच्छा ठीक है, आप चले जाएं अगर आपको जाना है। हाँ चले जाओगे तो। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं थोड़ा सा उसे कर लूँ फिर 2 मिनट और 5 मिनट और मैं आपको ये समझा दूँ ना। ठीक है सर। ना देखें, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है ना। आप चली जाएं, आपको आप कह रहे सर हैं वो मुझे कह रहा था कहने के लिए, रिजवान। नहीं, आप चले जाएं, कोई मसला नहीं, आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। तो एक एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा आप समझ लें। ये एक सपोज मतलब एग्जांपल है, जो स्मोकर है, जो एक्सपोज ग्रुप स्मोकर है, नॉन स्मोकर, और डिजीज क्या है आपका, COPD, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो स्मोकर्स थे वो भी 50 थे और नॉन स्मोकर भी कितने थे, 50 थे। तो ये एक्सपोज ग्रुप है, ये नॉन एक्सपोज ग्रुप। और इसको जो उन्होंने फॉलो किया 5 साल तक, तो जो स्मोकर थे उनमें से 20 लोगों को मतलब COPD हुआ और 30 लोगों को नहीं हुआ, और जो नॉन स्मोकर में से 5 लोगों को हुआ, 45 को नहीं हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखिएगा, अब रिस्क अब हम कैसे निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप, ठीक है। ये क्या है हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D।
क्या हुआ, ये ए बी हुआ, ये क्या हुआ सीडी। सी डी। तो रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप क्या है, ए डिवाइडेड प्लस ए बी। ए हमारा कितना है 20, जो जिनको सीओपीडी भी और स्मोकर भी थे, कितने थे 20 डिवाइडेड बाय ए बी कितना है हमारा 50। निकालिएगा, देखो कितना निकला। अच्छा, रिस्क इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, रिस्क इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, रिस्क इन नॉन एक्सपोज ग्रुप का फार्मूला क्या है, डी डिवाइडेड बाय सी डी। सी हमारा कितना है, डी हमारा सी कितना है 5 डिवाइडेड बाय 50। अब आप निकालें, देखो कितना निकला इसका, जल्दी से डिवाइड करें। 0.4 इसका कितना 0.4 और इसका 5 डिवाइडेड 0.01 या 0.01 0.01 या 0.1 है ना, ठीक है ना। देखा, एक हमने क्या किया, मेजर किया रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप, एक रिस्क इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। अब रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप कितना है 0.4 और रिस्क इन नॉन एक्सपोज कितना है 0.1। अब हम करेंगे रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो। उसमें क्या है, रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप का रिजल्ट डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ नॉन एक्सपोज ग्रुप का रिजल्ट से डिवाइड करेंगे। तो रिस्क इन एक्सपोज का क्या है 0.4 और ये कितना है 0.1। अब आप निकालिएगा रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप रिलेटिव रिस्क कितना है, 0.4 को डिवाइड करो 0.1 से, 4 आया। कितना है हमारा 4। अब आप देखिएगा इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आप इसमें देखिएगा ना, इसी में देखे रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप में 0.4 है, मतलब जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप जो डेवलप होने का, सीओपीडी डेवलप होने का 4 टाइम्स हायर है एज कंपेयर ऑफ द नॉन एक्सपोज ग्रुप। समझ में आया आपको कि इसको स्टैटिस्टिकली कैसे प्रूव किया। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो 4 दफा ज्यादा हाई रिस्क पे हैं सीओपीडी डेवलप होने में एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है, समझ में आया ना स्टैटिस्टिकली। ओके, बाकी हम जो है ना रेट्रोस्पेक्टिव वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी इसको आगे जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप पूछ भी सकते हैं। और दूसरा मेरे YouTube चैनल में भी जो है ना के इनबॉक्स में या कमेंट्स में जो है ना क्वेश्चन पूछें आप, उनको जो है ना अब मैं वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगा और आंसर भी करूँगा, या फिर क्लास में हम उसको रिपीट भी कर लेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा YouTube चैनल का जो वीडियो देखिएगा और इसको आगे जो है ना कम्युनिकेट भी करें, तो ये बड़ा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए। और प्रेस दी बेल बटन, बेल के आइकॉन को प्रेस करते हुए ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।